हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम जिस यूनिट की बात करेंगे वो है आपकी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। ठीक है। इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे और फैट्स के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, लिपिड्स के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको जनरल वे में समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो यानी कि इसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजी और दूसरी होती है केमिस्ट्री। ठीक है। बायोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में बायो कह रहे हैं और केमिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में कैम कह देते हैं, जैसे बायो कैम भी अपन कह देते हैं कई बार। अब देखिए, बायो का मतलब होता है हमारे सामने लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स। केमिकल्स। तो जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कोई जिंदा है जिसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनकी स्टडी जिस साइंस की ब्रांच के अंदर की जाती है उसे अपन बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। ठीक है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं। बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बन रहे होते हैं, बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उनका चलता रहता है। तो उन सब की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच के अंदर की जाती है उसे अपन बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर ही हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके जो मेटाबॉलिज्म होता है कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल होता है जिससे ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज से एनर्जी किस तरीके से डेराइव की जाती है, किस तरीके से एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। तो बायोकेमिस्ट्री, आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही हैं, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उन सब की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और बायोकेमिस्ट्री को बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह देते हैं, या फिर इसे फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री भी अपन कह देते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो बायो केमिस्ट्री है इसे अपन स्टडी ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ भी कह देते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइफ है, यानी किसी भी लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तरीके से मॉलिक्यूल के बेस पर हम लाइफ की स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री टीचेज अस हाउ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड गिव राइज टू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग सेल। यानी कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, वो कौन कौन सी डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू पास आउट होते हैं, या कौन कौन सी डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हमें शो करते हैं, उस सब की स्टडी या उन सबको हमें पढ़ना होता है किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कार्ल न्यूवर्क इन 1903। यानी जो बायोकेमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है किसी साइंस की। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हुए कार्ल न्यूवर्क, इन्होंने 1903 के अंदर हमें इसको इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले। ठीक है। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पोर्शन हो गया जो कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे जो फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसका मेजर कंपोनेंट्स होता है। ठीक है। हम यदि बात करें कि यदि हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका 70% लगभग हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना होगा, और इसके अंदर बहुत सारी जो साइकिल चलती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि ये नया जो वर्ड है हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म शब्द की हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उन लिविंग सेल्स के अंदर हम मानते हैं कि बहुत सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो चल रही होती हैं। तो एक तरीके से जो सेल्स होती हैं वो बायोकेमिकल फैक्ट्री के रूप में काम करती हैं। ठीक है। और एक लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बन रहे होते हैं, और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी बायोमोलिक्यूल का बनना, या फिर किसी भी बायोमोलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या फिर जो सिंथेसिस चल रहा होता है बायोमोलिक्यूल का, ये एक रिएक्शन होती है एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि इनके अंदर बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, उन केमिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एंजाइम कह देते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, जो रिएक्शन थोड़ी स्लो चल रही होती है उसको फास्ट कर देते हैं, यानी उसकी स्पीड को ये बूस्ट अप कर देते हैं, जिससे जो रिएक्शन लॉन्ग टाइम में होने वाली है वो शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो मेटाबॉलिज्म शब्द की हम बात करें कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक सेल के अंदर चल रही होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट रूप से अपन क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा सा देखना होगा, उसके बाद हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। तो देखिए क्या है
कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स द वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस से निकल के जाता है, ठीक है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट कहीं पे बनता भी है और इसके अलावा इनका इंटर कन्वर्जन भी चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं लिविंग सेल के अंदर, यानी लाइफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में भी पढ़ा था, CnH2nOn, ठीक है। यदि हम ग्लूकोज की बात करते हैं जो कि एक नॉर्मल बेसिक कार्बोहाइड्रेट हमारे सामने आता है बहुत जनरल वे में और सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी है, तो उसका यदि हम फार्मूले की बात करें तो C6H12O6 इसका फार्मूला हो जाता है। यानी यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज का हमारे सामने जनरल फार्मूला निकल के आता है। यदि हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड मे बी केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म डाइसेक्राइड सच एज सुक्रोज एंड लॉन्गर पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च एंड सेल्यूलोज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की, जो कि हम आगे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की और वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्डेड होंगे तो वो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगे और सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, ठीक है। यदि डाइसेक्राइड से बढ़ के बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो उससे पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपके स्टार्च हो गया और सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। Carbohydrate are a superior short-term energy reserve for organism because they are much simpler to metabolize than fats or proteins. अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमें शॉर्ट टर्म एनर्जी देने के लिए रिजर्व रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ये सुपीरियर शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत सिंपली इनका जो मेटाबॉलिज्म है हो जाता है, बहुत आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सुपीरियर शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व हमें कहा जाता है। अब हम इनका कंपेयर करते हैं फैट्स और प्रोटीन की तुलना यदि हम इन्हें करते हैं तो फैट्स और प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा उनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। हालांकि फैट से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड होती है, लेकिन उसका जब मेटाबॉलिज्म किया जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस उसकी हो जाती है, आसानी से हमें जो एनर्जी है वो वहाँ से नहीं मिल पाती। लेकिन वही हम कार्बोहाइड्रेट से उसकी तुलना करें तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत शॉर्ट टर्म में ही एनर्जी हमें दे देता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को बहुत शॉर्ट टर्म में एनर्जी रिजर्व कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से अपन करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं मोनोसेक्राइड जिन्हें अपन सिंपल शुगर भी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सामने डाइसेक्राइड जिन्हें हम 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कह देते हैं, यानी कि जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में इंटरबॉन्ड कर जाती हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं तो उसे अपन डाइसेक्राइड कह रहे हैं। अगला आता है हमारे सामने ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है कि जब 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स यदि आपस में कनेक्टेड हुई हैं तो उसे अपन ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड आपस में आके कनेक्टेड हो जाती हैं तो वो हमें पॉलीसेक्राइड बना के देता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्टार्च आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है। यदि सिंपल शुगर में बात करें तो आपके एल्डोज हो जाएंगे, कीटोन हो जाएंगे, कीटोज हो जाएंगे, यानी कि यदि किसी शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डोजेज के अंदर आएगा, और यदि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे अपन कीटोजेज के अंदर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड की यानी डाइसेक्राइड की हम बात करें तो डाइसेक्राइड में 2 प्रकार की चीज़ें आती है, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो सुक्रोज एकमात्र ऐसी शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसी तरीके से पॉलीसेकेराइड के अंदर आप जानते हैं स्टार्च होता है, ठीक है, डेक्सट्रीन होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज होता है, इंसुलिन होता है, सॉरी इन्यूलिन होता है, और डेक्सट्रेन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। यदि जो मोनोसेकेराइड की यूनिट है वो सारी सेम है तो उसे अपन कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और यदि वो यूनिट सेम नहीं है, अलग अलग मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी हुई है तो उसे अपन कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये होमोपॉलीसेकेराइड के हैं। वही हेट्रोपॉलीसेकेराइड की हम बात करें तो आपका अगार हो गया, एगारोज हो गया, गम हो गया, पैक्टिन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रेन सल्फेट हो गया, क्रिएटिन सल्फेट हो गया, डर्माटेन सल्फेट हो गया और हेपेरिन सल्फेट हो गया। ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर रखे जाते हैं। यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को नहीं छुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ चुके हैं, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होता है और कहाँ पे होता है। तो हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से होता है, देखिए कि जो माल्टोज है, ठीक है, ये फॉर्मेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है ये सारे, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया जो कि आपका मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, सुक्रोज हो गया जो कि आपकी टेबल शुगर होती है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें किसके अंदर डाइजेस्ट होती हैं, तो एक एंजाइम आता है सबसे पहले माल्टेज़, जो कि माल्टोज़ को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज़ की 2 यूनिट्स के अंदर। यानी 2 यूनिट्स ग्लूकोज़ की मिलेंगी तो माल्टोज़ का फॉर्मेशन होगा, और जब माल्टेज़ को ब्रेक डाउन किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा माल्टेज़ एंजाइम की प्रेज़ेंट में, तो वो ग्लूकोज़ के 2 यूनिट हमें ला के दे देगा, ठीक है। ऐसे ही हम लैक्टोज़ की बात करते हैं तो लैक्टेज़ नाम का एक एंजाइम आता है जो कि उसको ब्रेक डाउन कराता है, एक ग्लूकोज़ में, एक गैलेक्टोज़ में, ठीक है। तो ग्लूकोज़ हमें लेना है क्योंकि ग्लूकोज़ बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की, और इसी का डाइजेशन आगे होता है और यहीं से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसी तरीके से हम सुक्रोज़ की बात करते हैं तो सुक्रेज़ नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमें सुक्रोज़ को ब्रेक डाउन करा के देता है किसके अंदर, ग्लूकोज़ के अंदर और फ्रक्टोज़ के अंदर। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि माल्टोज़ का किन 2 यूनिट्स के अंदर जो है डाइजेशन हुआ है, लैक्टोज़ का किन 2 यूनिट्स के अंदर डाइजेशन हुआ है, सुक्रोज़ का किन 2 यूनिट्स के अंदर डाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाइजेशन देख लिया, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखिए हम मेजर पाथवेज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं जिसके अंदर आपके नए जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बन रहे होते हैं, या फिर एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। इन सबको कंप्लीट रूप से जो केमिकल रिएक्शन चलती है इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है बहुत सारे पाथवे के अंदर होता है, यानी बहुत सारी साइकिल्स के अंदर होता है। मेजर पाथवे की हम यहाँ पे बात करने वाले कि कौन कौन से वो पाथवेज हैं जहाँ पे हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करने वाले हैं। तो देखिए पाथवेज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो ये जो 5 साइकिल्स हैं या फिर पाथवे हैं जिनके अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और फिर होता है ग्लाइकोजेनेसिस, और अगला होता है लिपोजेनेसिस, ठीक है। एक एक को समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। इसकी हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल वे में इनकी बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पायरुवेट या फिर लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो जाता है पायरुवेट के अंदर या फिर लैक्टेट के अंदर, फॉर प्रोडक्शन एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड होती है उससे हमें, तो उस साइकिल को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, जो लाइसिस टर्म यदि किसी वर्ड के पीछे आ जाती है तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और जेनेसिस वर्ड यदि किसी शब्द के पीछे आ रही है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लाइसिस है इसका मतलब ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, और उससे हमें मिलेगा क्या, तो 2 मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट के मिलने वाले हैं, या फिर 2 मॉलिक्यूल हमें लैक्टेट एसिड के या फिर लैक्टिक एसिड के हमें मिलने वाले हैं, और हमें एनर्जी भी 2 एटीपी हमें एनर्जी मिलेगी इससे, ठीक है। अगला पाथवे हमारे सामने ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबसे पहले हमें लास्ट का टर्म पकड़ना है, जेनेसिस यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन होने वाला है, और नियो का मतलब है कि न्यू मॉलिक्यूल बनेगा या फिर न्यू मॉलिक्यूल से बनेगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। समझिए क्या फॉर्मेशन हमें पता लग गया, जेनेसिस हो रहा है नहीं फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सोर्स का यूज़ नहीं लेना है। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं उनसे हमें बनाना है, क्या बनाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो ये न्यू का मतलब हो गया न्यू मॉलिक्यूल। न्यू मॉलिक्यूल कैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स हैं वो एक न्यू सोर्स है किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं जिनसे हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पायरुवेट आ जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड आ जाएगा, या फिर हम कहें लैक्टेट आ जाएगा आपका। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके जो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, उन सारे जो ये तीनों की 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं जिनसे हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला आता है हमारे सामने ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सबसे पहले हमें लास्ट का टर्म पकड़ना है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होगा। किसका होगा, ग्लाइकोजिनो यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किसके अंदर होगा, ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन होगा। तो देखिए क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज फॉर यूज एज एनर्जी। अब इस चीज़ को समझिए क्या होता है। मान के चलिए हमने किसी भी फूड को कंज्यूम किया, उस फूड का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद हमारे सामने ग्लूकोज आ गया, ठीक है। अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी के लिए। अब हमें मान के चलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता थी, उस एनर्जी वो एनर्जी हमें मिल चुकी है, लेकिन हमने ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया। अब उस ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोजन के अंदर जब उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा वो ग्लाइकोजन जाकर स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। इससे नेक्स्ट ये प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस, वो हम बात करेंगे इसकी। तो अब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के अंदर, और वो ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो गया कहाँ पे, हमें लीवर के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत थी, लेकिन हम किसी भी कारण से फूड कंज्यूम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब क्या होगा यहाँ पे, वो जो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर था उस ग्लाइकोजन को
ब्रेक डाउन किया जाएगा, और किसके अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन किया जाएगा, और उस ग्लूकोज से एनर्जी को लिया जाएगा। उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यानी ब्रेक डाउन होगा किसका, ग्लाइकोजन का, टू ग्लूकोज फॉर यूज एज एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगली हम बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन का जेनेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से, देखिए, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि एक्स्ट्रा अमाउंट में जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ब्लड के लेवल के ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, यानी ग्लूकोज हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया। अब उसको तुरंत से तुरंत ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। जिस साइकिल के अंदर या जिस पाथवे के द्वारा ये सब किया जाए उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कह रहे हैं। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाएगा लीवर के अंदर। ठीक है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस ग्लाइकोजन को वापस से ब्रेक डाउन किया जाएगा और ग्लूकोज के फॉर्म में उसे एनर्जी के रूप में यूज लिया जाएगा। उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। ऐसे ही एक साइकिल आती है, पाथवे आता है हमारे सामने, लिपोजेनेसिस जिसे अपन कहते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैटी एसिड, यानी कि कई बार जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको फैटी एसिड के अंदर भी कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा बात नहीं की जाती। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, लिपोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे जेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन होना, और लिपो का मतलब हो गया है लिपिड से लिया गया है। तो फैटी एसिड्स हैं वही क्या बनाते हैं, लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिपिड का जेनेसिस हो रहा है, और किससे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहें कि लिपोजेनेसिस कह देते हैं। तो ये मेजर पाथवे हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के, इनके अंदर जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज होता है, देन हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक एक पाथवे की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला पाथवे हमारे सामने निकल के आता है ग्लाइकोलाइसिस। बहुत सिंपल है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए किस तरीके से कि ये हमें पता लग गया कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या आया, ग्लूकोज आया। ठीक है, और जो भी हमने फूड खाया था, चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिए, फैट लिए, तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे सामने आ गया। अब उस कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमने माल्टोज के फॉर्म में खाया, लैक्टोज के फॉर्म में खाया, किसी भी फॉर्म में खाया, वो जाके ब्रेक डाउन होगा सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा, मेटाबॉलिज्म किया जाएगा, और मेटाबॉलिज्म करके इसके दो पायरुविक एसिड के क्या बना लिए जाएंगे, मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे। ये जिस साइकिल के अंदर होगा वो उस साइकिल को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बेसिक बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम और इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस पाथवे को एम्बिडन मायरहोफ पाथवे, या फिर शॉर्ट फॉर्म में से क्या कह देते हैं, ईएमपी पाथवे भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये जो एम्बिडन मायरहोफ है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डेराइव किया था, यानी खोजा था या बताया था। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस आल्सो नोन एज एम्बिडन मायरहोफ पाथवे इज अ प्रोसेस इन विच 1 मोल of glucose is partially oxidized into 2 मोल of pyruvic acid in a series of enzyme catalyzed reaction। यानी कि ये जो पाथवे है, एम्बिडन मेयरहोफ पाथवे, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, या फिर हम कहें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को पार्सली ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं किया जा रहा है, पार्सली ऑक्सीडाइज किया जाता है। और यहाँ से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के हमें मिलते हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज चलती है जहाँ पे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है और इस रिएक्शन को कंप्लीट कराया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, ये पाथवे कहाँ पे चलता है। हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर सेल के किस पोर्शन के अंदर चलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स, यानी कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनके साइटोसोल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस चल रही होती है। ठीक है, अगला देखिए, इट इज़ अ यूनिक पाथवे दैट अकर्स इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन। यानी कि ये एक ऐसा यूनिक पाथवे है जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर चलता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए, एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो लिविंग सेल हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, देन उनकी जो रेस्पिरेशन है वो चल रहा होता है। तो एरोबिक कंडीशन के लिए तो ये ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन जो कि बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, उन एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस हमें देखने को मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पाथवे है या कौन सा ऐसा पाथवे है जो कि एरोबिक एनारोबिक कंडीशन दोनों कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऐसा पाथवे है, ऐसी साइकिल है जो कि एरोबिक एनारोबिक कंडीशन दोनों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं कि यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ जाएगी तो वहाँ पे एक क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा, और यदि ऑक्सीजन की एब्सेंट होगी वहाँ पे तो फिर एक ग्लाइकोलाइसिस आपका फर्मेंटेशन के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी फर्मेंटेशन के अंदर इसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस तो यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, चाहे वो लिविंग है या फिर हम बात करें बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो सबसे पहले होने वाला है। चीज़ें बदलेंगी आगे जाके कि क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कौन सी साइकिल आगे चलेगी, और ऑक्सीजन की एब्सेंट है तो कौन सी साइकिल आगे चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, 1 मोल ग्लूकोज था, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और यहाँ पे हमें 2 एटीपी की प्राप्ति हो जाती है। वो किस तरीके से होती है हम आगे समझेंगे। देखिए
द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड अकर्स इन 10 स्टेप। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 स्टेप के अंदर होने वाली प्रोसेस है, यानी होने वाली साइकिल है। यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जाएगा और ग्लूकोज के अंदर हम जानते हैं इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। वहीं हम बात करें पायरुवेट की या फिर पायरुविक एसिड की, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमें 6 कार्बन बनाना है, तो इसलिए उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके, पायरुवेट के या फिर पायरुविक एसिड के। तो ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। बीच में आपका बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी चीज़ें हैं, यानी 10 स्टेप हैं, इन 10 को हमने 5-5 स्टेप के अंदर बाँटा है। किस तरीके से बाँटा है देखिए, जो पहले 5 स्टेप होते हैं, यानी पहले के 5 स्टेप हैं, इस पाथवे को क्या कहा जाता है, प्रीपरेटरी फेज़ कहा जाता है। यानी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है किसकी, एनर्जी को बनाने की। यानी अब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन होती है तो सबसे पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें हमें टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमारी एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब उसका रिटर्न का टाइम आता है, जब हमारा रिजल्ट आता है, तो वहाँ से हमें रिटर्न मिलता है। तो इसी तरीके से इसे प्रीपरेटरी फेज़ कहा जाता है, यानी यहाँ पे प्रिपरेशन होगी। अब प्रिपरेशन होगी तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को देना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी हमारी खर्च होगी, ठीक है। एंड लास्ट 5 स्टेप ऑफ दिस पाथवे नोन एज पे ऑफ फेज़। पे ऑफ फेज़ का मतलब यहाँ से हमें एनर्जी मिलने वाली है। अब हमारा रिजल्ट का टाइम आ गया, हमने जो इन्वेस्ट किया था वो हमें रिटर्न के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें हमें को समझनी है। तो 5 स्टेप के अंदर हमने इसको बना लिया। पहले जो 5 स्टेप हैं उन्हें हम प्रीपरेटरी फेज़ कह रहे हैं, और लास्ट के जो 5 स्टेप उन्हें अपन पे ऑफ फेज़ कह रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी गेन कम्स इन द पे ऑफ फेज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये हमें पता चल गया, प्रीपरेटरी फेज़ के अंदर हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, तो वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जो लास्ट के 5 स्टेप हैं, यानी जो पे ऑफ फेज़ की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर से हमें एनर्जी जनरेशन होगी और एनर्जी हमें मिलेगी। और कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, 2 एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलने वाली है। ये जब हम ग्लाइकोलाइसिस समझ लेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि किस तरीके से 2 एटीपी हमें मिल रही है, ठीक है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को हम समझें तो ग्लूकोज है हमारे सामने जो कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये हमें पता चल गया। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ही यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ये जो फॉस्फेट हम मिला है, हमें ये कहाँ से आया है, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट आया है, हमने एटीपी को यहाँ पे क्या किया है, एंटर कराया है। ये जो साइन है इसका मतलब हमने एटीपी को एंटर किया है, यानी सबसे पहले हमें एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एटीपी चेंज हो जाएगा एडीपी के अंदर। एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप हमें यहाँ पे मिलेंगे, और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रह गए हैं। तो जो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकला है वो जाके ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जुड़ गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे हमने बताया कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, तो एक एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। अब एंजाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें और यहाँ पे काम आने वाली हैं, कुछ हम कहें जो आयन्स है वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे Mg+2 जो आयन्स हैं वो भी यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो ग्लूकोज है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसके अंदर चेंज हो गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया है। एक फॉस्फेट ग्रुप हमें मिल गया है, एटीपी को हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करा दिया, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 तरह के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है, और एक आपको ये वाला साइन, यानी ये तीर का निशान हमें दिखाई दे रहा है। ये जो तीर का निशान है ये हमें दिखा रहा है कि ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये दोनों आपस में रिवर्स हो सकते हैं। यानी एक बार 3 फॉस्फोगिल्सरेट बन गया तो वो 2 फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 फॉस्फोगिल्सरेट वापस से किसके अंदर चेंज हो सकता है, 3 फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर चेंज हो सकता है। ये साइंस हमें काम आएंगे जब हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे काम आने वाला है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा पहले ही। अब देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन गया। अब चीज़ें इरिवर्सिबल की बजाय रिवर्सिबल होने वाली है, यानी कि अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं हो सकता। पहली चीज़ ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा बना हुआ है, सिंगल तीर का निशान यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म होगा, यानी कि समावेशिता हमें यहाँ देखने को मिलेगी, यानी एक तरीके से चेंज होगा। अब ग्लूकोज चेंज हो रहा है किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज किसके अंदर चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज के अंदर, और फ्रक्टोज वापस से किसके अंदर चेंज हो सकता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा लगा हुआ है, 2 तीर के निशान बने हुए हैं। 2 तीर के निशान का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसे होने वाली है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम आने वाला है वो कौन सा है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब यहाँ पे आइसोमरिज्म होने वाला है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। फॉस्फो हेक्सोज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। किसी भी तरीके के आयन्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टोटल 10 स्टेप होने वाले हैं, आप गिन लीजिएगा लास्ट में जाके। अब देखिए जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो वापस से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, या फिर हम कहें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज होने वाला है। बिस या डाई का मतलब क्या हो गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, एक पहले नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक 6 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है।
हमने यहाँ पे एटीपी को क्या कराया, इन्वेस्ट कराया, यानी सबसे पहले हमने एटीपी को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, दूसरी एटीपी यहाँ पे हो गई। तो अब तक कितनी एटीपी हम डाल चुके हैं, 2 एटीपी अब तक हम यहाँ पे डाल चुके हैं। और हमें मिल क्या क्या गया है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट हमें यहाँ पे मिल गया। फ्रक्टोज के ऊपर 2 कार्बन पे, यानी पहले नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप हमारे सामने जुड़ गया है। अब देखिए चीज़ें बदलेंगी किस तरीके से कि अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो काम आएगा एल्डोलेसिस एंजाइम, ठीक है। एल्डोलेसिस एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे जो आयन्स हैं वो यहाँ पे काम आने वाले हैं, जिंक आयन, जिंक +2 आयन यहाँ पे काम आने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बदल जाएंगी। अब 2 पोर्शन के अंदर जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये 2 अलग अलग केमिकल के अंदर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बनेगा हमारे सामने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बनेगा हमारे सामने गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो 5वां स्टेप है ये कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि 2 तीर के निशान यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो एंजाइम काम आने वाला है वो एंजाइम कौन सा है, आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। 2 के अंदर ये टूट गया है। एक बना हमारे सामने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बना हमारे सामने गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये किसके अंदर चेंज हो सकता है, गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो सकता है। जब यहाँ पे यदि गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की कमी होगी तो वापस से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब काम चलेगा किसके ऊपर, गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर यहाँ पे काम चलने वाला है। काम किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो सकती है। सबसे पहले एंजाइम आएगा गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन को कोई लेने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आएगा, 2 NAD+ आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 2 NAD+ आएगा। 2 NAD+ किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 2 NADH+ के अंदर, और 2 हाइड्रोजन को ये यहाँ से लेके चला गया, 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ पे निकल गए, ठीक है। अब देखिए ये जो गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका 1,3 बिसफॉस्फेट गिल्सरेट के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। 1,3 बाई बिसफॉस्फेट गिल्सरेट के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुके हैं, और हाइड्रोजन को कौन लेके चला गया, NAD+ यहाँ पे लेके चला गया, और किसके अंदर चेंज हो गया, NADH2+ के अंदर चेंज हो गया। अब देखिए जो 1,3 बिसफॉस्फेट गिल्सरेट है इसके 2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिल्सर एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे, और ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 7 स्टेप आएगा, और 7 स्टेप जो 1,3 बिसफॉस्फेट गिल्सरेट है, अब यहाँ से जो आपका फॉस्फेट है वो कम होने लगेंगे। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले 1,3 बाईफॉस्फेट थे, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप हमारे सामने थे और गिल्सरेट था। अब यहाँ से सबसे पहले पहले नंबर कार्बन से फॉस्फेट का निकलना होगा, और फॉस्फेट को लेने कौन आएगा, ADP, एक सेकेंड, फॉस्फेट को लेने कौन आएगा, ATP लेने आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ADP थे तो किसके अंदर चेंज हो गए, 2 ATP के अंदर हमें यहाँ पे निकलने का, यानी अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से हटा है। और एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम आ रहा है आपका, एंजाइम जो काम आ रहा है यहाँ पे वो है 3-फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज एंजाइम, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या होगा, जो 3-फॉस्फोगिल्सरेट है इसके अंदर से फिर से एक हम बात करें आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकलेगा, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा, फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, और ये किसके अंदर चेंज होएगा, 2-फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर यहाँ पे चेंज होने वाला है, और इसके भी कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 9 नंबर स्टेप में इनोलेज नाम का एंजाइम काम आएगा, और ये जो 2-फॉस्फोगिल्सरेट है फिर से एक ATP निकालेगा, और ये किसके अंदर चेंज होएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं, PEP, ठीक है। PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कह देते हैं, और ये कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल PAP के बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमें बाहर निकलने को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में बनेगा आपका पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम आएगा, और फिर से ATP निकलेगी, और ATP को कंज्यूम कौन करेगा, ADP आके कंज्यूम करेगा, और किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ATP के अंदर चेंज हो जाएगी, और पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के यहाँ पे बन जाएंगे। तो एक तरीके से ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आके पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इस पूरी साइकिल को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, एक पूरी साइकिल को कह दिया जाता है। टोटल 10 स्टेप थे, 10 स्टेप के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम आए हैं, बहुत सारे आयन्स हैं वो सारे यहाँ पे काम आने वाले हैं। जो नेट प्रोडक्ट्स बने हमारे सामने, यानी नेट प्रोडक्ट क्या क्या हमें बाहर निकलने को दिखाई दिया, तो देखिए 2 तो ATP हमारे सामने बनी। सबसे पहले हमने ATP को इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट हुई ATP, यहाँ पे ATP इन्वेस्ट हुई, और निकली कहाँ कहाँ पे, एक बार यहाँ पे ATP हमें मिली और एक बार यहाँ पे ATP हमें देखने को मिली, ठीक है। इसी तरीके से 2 NADH हमें देखने को मिले, कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखिए NAD+ आया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले, और हाइड्रोजन को लेने कौन आया,
Na++ लेने आया और किसके अंदर चेंज हो गया, NADH+ के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया, और 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिले, पायरुवेट एकेनल या फिर हमें पायरुविक एसिड हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक तरीके से देखिए ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो गया और आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आशा है मुझे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बार यदि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी एटीपी की काउंटिंग करें कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमें कितने एटीपी प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्लूकोज है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए एक बार तो हमने एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा दिया, एक एटीपी मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यानी कि 2 एटीपी अपन क्या कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब मिलने की बात आती है तो देखिए 2 एटीपी हमें यहाँ से मिले और 2 एटीपी यहाँ से मिले, तो ये तो माइनस हो गए और ये हो गए +4 एटीपी, ठीक है। और यदि हम नेट की बात करें तो 2 एटीपी हम यदि अभी यहाँ तक फ़ायदे में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए -2 एटीपी हो गया, यानी 2 एटीपी हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिए। 4 एटीपी हमें टोटल मिले, तो टोटल कितने एटीपी अभी अब तक हमें मिल पाए, 2 एटीपी मिल पाए। ये सबस्ट्रेट लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, तो ये जो NADH+ हमें मिले थे, 2 NADH+, इनकी काउंटिंग भी एटीपी की हम लास्ट में करेंगे जब टोटल रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे कि कितने एटीपी हमें ग्लाइकोलाइसिस से, यानी एक बार रेस्पिरेशन से कितने एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। तो NADH+ की हम बात करते हैं कि ये जो NADH+ है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर आता है तो हमें 3 एटीपी देके जाता है। क्या देता है, एक NADH+ क्या देता है, हमें 3 एटीपी देता है। तो यहाँ पे कितने बने, हमें 2 बने, तो 2 से कितने मिलेंगे हमें, 6 एटीपी टोटल, 6 एटीपी हमें टोटल मिलने वाले हैं। लेकिन ये जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे वहाँ हम टोटल एटीपी की काउंटिंग करेंगे। अभी हम सबस्ट्रेट लेवल पे बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल पे हमें एक ग्लाइकोलाइसिस से, यानी एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से 2 एटीपी टोटल मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।